नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी जो है भाग दो कितनी ज़मीन। इसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। भाग एक हम पिछले कहानी संग्रह में पढ़ चुके हैं। थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं कि यह कहानी दीना नाम के व्यक्ति की है जो ज़मीन के लालच में बार बार अपने परिवार को लेकर गांव-गांव घूमता है और ज़मीन खरीदता है, पर उसे संतुष्टि नहीं मिल पाती। वह बार बार ज़मीन खरीदता है और बेचता है और फिर नई जगह जाकर ज़मीन खरीदता है। यह प्रक्रिया उसकी काफ़ी समय से चली आ रही है। बस इस बार भी वह ज़मीन लेने के लिए किसी और गांव में चर्चा करता है। आइए शुरुआत करते हैं भाग दो की। हमारे यहाँ एक मुंशी है। कस्बे में चलकर पढ़ा लिखी पक्की हो जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने कहा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1,000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन दिन का हिसाब क्या है? यह बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं आता। हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी। और कीमत है दिन भर की 1,000। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं। बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम उसी दिन उसी जगह न आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त कर ली जाएगी। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? दीना ने पूछा। क्यों? हम सब लोग साथ चलेंगे और जहां तुम ठहरने को कहोगे ठहर लेंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना, साथ फावड़ा ले आना। जहां जरूरी समझा निशान लगा दिया। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन दिया। पीछे फिर हम चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक हर बंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़ा चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां आ पहुंचना। कितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पौ फटने से पहले वे आ जाएंगे ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम तक पहुंचा जाए। दीना अपने बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद नहीं आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगा था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूंगा, कुछ ठिकाना है? एक दिन में 45 मील तो आसानी से तय कर ही लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील, कितनी जमीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली तो मैं बेच दूंगा या किराए पे उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे।
2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो कष्ट करूंगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान से बातें करता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आंख झपी होंगी, किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। बाहर उठकर आकर देखा कि कोल लोगों का वह सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? लेकिन अभी पूछ पाया ही था कि देखता क्या है, वहां सरदार तो है नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है, जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन के बारे में बताया था। अब दीना उससे पूछने को हुआ कि तुम कैसे हो और कब आए, लेकिन देखा तो वह सौदागर भी नहीं, बल्कि वही पुराना किसान है जिससे मुद्दत हुई तब सतलज पार की जमीन का पता बताया था। लेकिन फिर जो देखता है वह किसान भी नहीं, बल्कि खुद शैतान है, जिसके खुर हैं और सींग हैं। वही वहां बैठकर ठट्टा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक धोती कुर्ता। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसे पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता क्या है, वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है, और उसकी जान निकल चुकी है। यह देखकर डर के मारे वह घबरा गया। इतने में ही उसकी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देखा करता है। यह सोचकर मुंह मोड़कर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा समय हो गया है, उन्हें अब जगा देना चाहिए। चलने में देरी ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करे। खुद कोल के लोगों को बुलाने के लिए चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देरी होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर, कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बहेली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचा, तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी। पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़े सबसे उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक यह सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम।
काली ऐसी कि बिनौला, और जहां कहीं जरा निचान था वहां छाती छाती जितनी तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहां से चलो और यहां आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी होगी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर रखकर निकल दिया। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रखी रोटी आस्तीन चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरह का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा। पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला जाए। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज की मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो जाता है। सूरज की पहली किरण तक उनकी ओर आना था। दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह धीमा चला, न तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिन दी कि आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा। उसे बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। फिर कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहिए के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर वे बास्केट उतारकर उसमें कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं। यह सोच उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और चल बढ़ा। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 1 मील तो और चल लूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से तो नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक एक करके बढ़ती मिलती थी। कुछ देर वह सीधा बढ़ चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पार के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे और धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, मैं इधर काफी बढ़ आया हूं, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा है और प्यास भी लग रही है। यहां ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास को ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता गया और चलता गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया।
रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठा और फिर आगे चल दिया। पहले तो चलना आसान हुआ। खाने में उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके घुसने लगी। तो भी वह चलता ही गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, फिर तो जिंदगी आराम की हो जाएगी। इस तरह भी उसने काफी लंबी राह नाप ली। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहां सनी की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार करके गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के धुंधकार में वह टेकड़ी की जगह मुश्किल से चिन्ह पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये दो भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली हैं। अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ा जाने भी दूं। मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल आया वो बाजी गई। इतनी जमीन क्या थोड़ी है? यह सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सींध बांधकर टेकड़ी की तरफ चल पड़ा, लेकिन अब वह चलने में उसे मुश्किल हो रही थी। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था जहां से उसने शुरुआत की थी। सूरज किसी भी बाट देखता बैठा नहीं रहता। वह पल पल नीचे ढलता है। उसके मन में संकोच होने लगा कि मुझसे कोई बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे ही क्यों? अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो? उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था। और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ करने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अब भी बहुत दूर थी। यह देख उसने भागना शुरू कर दिया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग फेंक दी। बस साथ में निशान लगाने के लिए एक हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच रह रहकर सोच होता कि मैं क्या करूं। मैंने बिसात के बाहर चीजें हथियानी चाही। उसमें काम बिगड़ रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इस सोच और डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह
सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जा रहा था। छाती उसकी लोहार की धौंकनी की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर न हो जाए। हाल यह था, पर वह रुका नहीं। इतना भागकर भी मैं अगर अब रुकूंगा तो सब मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ समझेंगे। इसीलिए उसने दौड़ना न छोड़ा। आगे को लोगों की आवाज सुन पड़ी थी। वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाजों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत वह समेट कर दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिखाई पड़ रहा था। वह अब डूबा, अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था। लेकिन दीना भी जगह से बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए को लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को सपने की याद आ गई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफी नाप डाली है, लेकिन क्या ईश्वर मुझे इसे भोगने के लिए बचने देगा? मेरी जान तो नहीं चली जाएगी? मैं मुकाम तक पहुंच पाऊंगा या नहीं? दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ न देती हों। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसने देखा सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि खड़े हैं और सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, बल्कि मुझे नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़कर हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया था। वह मुंह के बल आकर गिरा। उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया। उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है, मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। को लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। अब दीना के पास सिर्फ 6 फुट की जमीन थी। सिर से पांव तक कुल 6 फुट की जमीन दीना को काफी हुई। आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।